तो स्वागत है आप सभी लोगों का कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय में, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें इस पदार्थ को समझना है कि यह पदार्थ क्या है। पदार्थ किसे कहते हैं, हम किन किन चीजों को पदार्थ कह सकते है ना। तो यहां पर कहीं हमें दूर नहीं जाना, क्योंकि जैसा अध्याय का ही नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि जो आप देख पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं अपने आसपास, उन चीजों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जब हम अपने आसपास यदि नजरें दौड़ाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें दिखती है। जैसे मुझे यह डिजिटल बोर्ड भी दिख रहा है, मुझे यह रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट भी दिख रहा है। बिल्कुल, मैं आपका चश्मा देख पा रही हूँ, मार्कर बिल्कुल देख पा रही हूँ, डस्टर देख पा रही हूँ। हाँ, तो यह जो समस्त जो चीजें हैं जो हमारे आसपास, इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम लोग पदार्थ कहेंगे। और आइए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ पदार्थों के हम लोग उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि पदार्थ, तब हम थोड़ा क्लियर समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यह क्या है? देखने में तो यह मुझे क्या लग रहा है? शक्कर दिखाई दे, शक्कर। और शक्कर जिसे हम लोग चीनी भी कहते हैं, शुगर। हाँ, और आप यकीन नहीं मानेंगे, हम आप सभी के दिन की शुरुआत शायद इसी से होती है, क्योंकि सुबह उठते से ही चाहे हमें चाय पीना है या फिर दूध पीना है तो उसमें शक्कर बिल्कुल सबसे जरूरी हाँ, चीज है। तो यह शक्कर क्या है? इसे भी हम क्या कह रहे हैं? पदार्थ कह रहे हैं। वाह। कहीं ना कहीं जब ऐसे फलों को मैं देखता हूं तो मेरी फलाहार करने की इच्छा होती है। और एक चीज मुझे लग रहा है कि अगर मुझे वेट कम करना है तो मुझे इस पदार्थ को छोड़कर इस पदार्थ पर आना पड़ेगा, ताकि मैं जो है कुछ वजन अपना कम कर। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यह भी पदार्थ है, ठीक है। आगे देखते हैं, है ना। तो जहां तक बात है इन दोनों की, तो यह दोनों तो हर किसी को पसंद होते हैं, पर खासकर जो किताबों की जब बात आती है, सिलेबस के अलावा यदि बुक्स हम पढ़ना चाहें, कहानियां और इस तरह की जो किताबें हैं वो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, तो जब अदर देन सिलेबस का पढ़ना हो तो हर किसी कोई इसे पसंद करता है, लेकिन जब सिलेबस का पढ़ना हो तो अक्सर किताबें देखकर क्या होता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है, कहीं ना कहीं टेंशन होती है, अरे यार पढ़ना है ना। तो ये भी क्या पदार्थ है? बिल्कुल, यह भी, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे, हम केवल आसपास की बात कर रहे हैं, तो हम अपने आसपास देखते हाँ, हैं, वह सब क्या है? पदार्थ है। दिखते हैं आगे। और अब क्या है? पेन। और जब किताबों की बारी आती है तो किताबें पढ़ने के बाद में फिर लिखना होता है एग्जाम में, और एग्जाम का साथी पेन। तो बिना एग्जाम के, और मतलब बिना पेन के आप एग्जाम नहीं दे सकते, और एग्जाम देने के लिए पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए क्या चाहिए? अच्छी हेल्थ चाहिए, और अच्छी हेल्थ, हाँ, अच्छी हेल्थ कहां से मिलेगी? एनर्जी से मिलेगी। तो इस तरीके से यदि हम कहें तो यह सब क्या है? पदार्थ, सभी चीजें। हाँ, पर हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि हम बहुत अलग अलग चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे एक शक्कर हम देख रहे हैं, फ्रूट्स हम देख रहे हैं, बुक्स देख रहे हैं, पेन देख रहे हैं। तो क्या इन सभी चीजों को हम पदार्थ कह रहे हैं? क्या कोई एक ऐसी बिल्कुल परिभाषा हम बिल्कुल सामान्य शब्दों में किन्हें कहेंगे पदार्थ? हाँ, तो आइए यही अब हमें समझना है कि यह पदार्थ के उदाहरण है, लेकिन यदि हम विज्ञान के आधार पर किसी चीज को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो वह ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सारी चीजों का समावेश हो। तो और वह होता है केवल और केवल परिभाषा के माध्यम से। तो देखते हैं हम लोग परिभाषा। तो परिभाषा क्या है? कोई भी वस्तु, क्या हो? वस्तु जो क्या करती हो? स्थान घेरती हो, तथा जिसका क्या हो? द्रव्यमान। जिसका क्या होता है? द्रव्यमान हो, या हम वजन या भार से। हाँ, तो एक प्रकार से द्रव्यमान, यदि हम आगे जब पढ़ते हैं या आगे पढ़ेंगे, जब हम फिजिक्स के हिसाब से पढ़ते हैं तो वहां पे द्रव्यमान और भार चूंकि अलग अलग होता है, लेकिन साधारण भाषा में, लेमन के लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो यह इसे हम भार या वजन कह सकते हैं। तो वस्तु की परिभाषा क्या हुई? कोई भी, मतलब पदार्थ की परिभाषा क्या? कोई भी वस्तु जो क्या करती हो, हाँ, और जिसका द्रव्यमान होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब मुझे यह बताइए, आप इस परिभाषा के आधार पर यह बताने की कोशिश करें कि यह पदार्थ क्यों है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इस शक्कर को एक प्लेट में रखती हूँ तो उसमें वो स्थान भी घेरेगी, और जब मैं उस प्लेट को उठाती हूँ तो मुझे उसका वजन या जो द्रव्यमान है वो मैं यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ। इसीलिए मैं जो है शक्कर को पदार्थ कहूँगी, है ना। तो यानी यह शक्कर पदार्थ है किस आधार पर?
क्योंकि उसका उसकी परिभाषा क्या के आधार पर, बिल्कुल। और परिभाषा के दो कौन से मूल तत्व है इसमें? स्थान घेरना और उसका द्रव्य है ना। तो द्रव्यमान को सरलतम भाषा में अभी हम लोग यहाँ पे भार भी लिख देते हैं ना, क्योंकि भार जो है वह द्रव्यमान से ही, भार या जिसको हम लोग सादी भाषा में क्या कहते हैं, वजन कहते हैं। तो इस आधार पे अब मुझे यह बताइए कि यह क्यों पदार्थ है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ जिस टोकरी में ये फ्रूट्स जो है सलीके से सजाए हुए हैं उसमें वो स्थान भी घेर रहे हैं, और मैं टोकरी उठाऊंगी तो तब मुझे उसका जो भार है वो भी महसूस। हाँ, और कुछ ऐसा ही मेरे ख्याल से किताबों के साथ में भी है, क्योंकि किताबों ने भी यहाँ पे क्या किया है, स्थान घेरा है। और अगर हम बैग में रखते हैं तो बैग में भी वो क्या करते हैं, स्थान भी घेर रहे हैं, और उठाने पर हम उसका वजन भी महसूस कर पाते हैं। और पेन क्यों है पदार्थ? पेन भी बिल्कुल सेम वही, उसके साथ में ये परिभाषा लागू हो रही है कि पेन भी स्थान घेर रहा है और साथ ही साथ उसका जो भार होता है वो भी। हालांकि पेन हल्के है, लेकिन हल्का या भारी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों में क्या है, वजन है, उन दोनों में भार है, और क्या है, द्रव्यमान। तो इस आधार पे परिभाषा क्या हुई कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें ये दोनों गुण हैं कि स्थान भी घेर रही है। कोई भी वस्तु यहाँ पर हो सकती है, सर का चश्मा हो सकता है कि वो यदि मैं किसी टेबल पर रखती हूँ तो वो उतनी जगह भी घेर रही है, साथ ही साथ उसका जो है खुद का कोई वजन भी है यहाँ पर, यानी उसका द्रव्यमान भी है। तो वो हर वस्तु जो कि स्थान भी घेर रही है और जिसका द्रव्यमान है, उस हर वस्तु को मैं पदार्थ कहूंगी। हाँ, तो यह तो हो गई पदार्थ की परिभाषा। लेकिन यदि हम वर्गीकरण की बात करें, है ना, तो यदि वर्गीकरण यानी जिसको हम लोग हिंदी में या सरल भाषा में बांटना कहते हैं, या जैसे अंग्रेजी में कई बार हम लोग क्लासिफिकेशन भी कह देते हैं ना, तो उस आधार पर यदि मैं कहता हूं कि आप पदार्थों को सरलतम तरीके से उनको वर्गीकरण करने की कोशिश करें, तो क्या इसका उत्तर होगा? मैं कह सकती हूँ कि कुछ चीजें हो सकता है सजीव हो जिनमें जीवन हो, और कुछ निर्जीव हो जिनमें कि जीवन नहीं हो। हाँ, तो यह जो वर्गीकरण का तरीका है, सजीव और निर्जीव, यह जीव विज्ञान के आधार पर सही हो सकता है, लेकिन यदि हम रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान के आधार पर करें तो वहां पर पदार्थों को हम लोग क्या है, उनकी अवस्थाओं के आधार पर बांट सकते हैं। मतलब जिस रूप में हम उसे देख पा रहे हैं उसके आधार पर यहाँ पे हम उनको वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पदार्थ की अवस्था। तो यहां पे पुनः जो उदाहरण है वह किताब का है, और अक्सर जो है जो परीक्षार्थी है या जो छात्रगण है वो किताब देखकर घबरा जाते हैं। तो यहां पर यदि हम इस किताब की बात करें तो यह किताब क्या है, यह किताब पदार्थ तो है, यह है ना, क्योंकि वो जिस मान लीजिए टेबल पे रखी हुई है तो उतना वो स्थान घेर रही है, और उठाने पर उसका जो द्रव्यमान है या जो उसका भार है वो भी हम। हाँ, तो यह पदार्थ तो है, लेकिन यह कैसा है, यह जड़ है, अर्थात मैं इसे ठोस कह सकता हूं क्या? क्योंकि वो जो है अपनी जगह पर ही है, जड़ भी है, या हम क्या रख सकते हैं, ठोस हमें दिखाई हाँ, है ना। तो यानी यह जो किताब है वह मैंने जहां रखी है वह वही रहेगी जब तक मैं इसे बल से मैं हटाऊं ना, अर्थात वह जड़ भी है और ठोस भी है ना। इसके अलावा यदि हम अगला उदाहरण देखें तो यह क्या है, पानी या जल। जल को हम लोग तरल भी कह सकते हैं, जल को हम क्या कह सकते हैं, द्रव भी कह सकते हैं, है ना। तो यहां पर यदि हम देखें तो यह क्या है, द्रव है, अर्थात पदार्थ की पहली अवस्था क्या थी, ठोस थी, और दूसरी अवस्था क्या हो गई, द्रव या तरल हो गई। और तीसरी अवस्था क्या हो सकती है, तीसरी अवस्था गैस। मेरे ख्याल से जो गुब्बारा है उसके अंदर जो गैस भरी हुई है, या गैसीय अवस्था हम जिसे कह सकते हैं, जिसमें कि गुब्बारा जो है फूल करके बड़ा होता है गैस की वजह से। हाँ, तो इस आधार पर यह ठोस है, यह क्या है, यह तरल या जिसे हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। और तीसरी अवस्था, यहां पर हम इस गुब्बारे की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात करें, इस गुब्बारे के अंदर जो क्या भरी हुई है, गैस या वायु भरी हुई है, उसकी बात करें। तो इस तरीके से यदि हम कहें तो सजीव और निर्जीव के अलावा जितनी भी आसपास हमारे पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम लोग उनकी अवस्थाओं के आधार पर मुख्यतः क्या है, 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। और यह 3 अवस्थाएं क्या होगी, प्रथम अवस्था क्या होगी, ठोस, दूसरी अवस्था क्या होगी, तरल या द्रव, और तीसरी अवस्था क्या होगी, गैसीय अवस्था, या जिसे हम गैस अवस्था कह सकते हैं।
तो यहां पर हमें याद रखना है, कक्षा 9वीं में जब हम एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर दो और अवस्थाएं, यानी इन ठोस, तरल तथा द्रव के अलावा दो और अवस्थाओं का भी वर्णन आता है। लेकिन वह जो दो अवस्थाएं है वह क्या है, साधारण ताप एवं दाब पर नहीं रहती है ना। ये सारी अवस्थाएं जो है वह साधारण ताप और दाब पर, साधारण दाब पर। तो अब यहां पर एक सवाल और भी उठता है कि साधारण ताप हम किसे कहेंगे, है ना, कि भाई साधारण ताप किसे कहेंगे। हाँ, तो साधारण ताप की बात करें तो साधारणतः 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान को हम क्या कहते हैं, ताप कहेंगे। और साधारण दाब क्या होगा फिर, साधारण दाब, हाँ, वह दाब होगा, यानी साधारण दाब क्या होगा, जो वायुमंडलीय दाब है, यानी जिसको हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस दाब को हम लोग साधारण दाब कहते हैं। तो यहां पर हमें क्या याद रखना है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। और यह अवस्था किस तापमान और दाबमान पर होती है, साधारण दाब या साधारण ताप, है ना। तो इसीलिए यहां पर हमें याद रखना है कि साधारण ताप, साधारण जो दाब है, साधारण ताप या जो साधारण दाब की अवस्था होती है उसे हम लोग एनटीपी के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। तो इस आधार पर यह पदार्थ की 3 अवस्था है। और जिन 2 अवस्थाओं की हम बात कर रहे थे वह क्या है, वह विशेष परिस्थितियों में, यानी जहां पे तापमान या तो बहुत ज्यादा हो या बहुत कम, दबाव बहुत ज्यादा हो या बहुत कम, उन अवस्थाओं को, उन अवस्थाओं पर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनकी दूसरी अवस्था, वह दूसरी अवस्थाएं होती है। पर साधारणतः हम क्या कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो यहां पे एक सवाल यह भी आ सकता है कि यहां पे ठोस को क्या हम द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं क्या, और इसको हम गैस में परिवर्तित कर सकते हैं क्या, है ना। हाँ, तो हाँ, यदि हम ऐसा देखें तो इसका जवाब क्या होगा, हाँ, यह है बर्फ गोला। यह क्या है, बर्फ गोला। अच्छा, मेरे ख्याल से बर्फ गोला जो है उससे ना मुझे पता है क्या आता है, जो शादियों और पार्टियों या गली मोहल्ले में क्या निकलता है, जो बर्फ, हाँ, गोला, है ना, रंग बिरंगे जो, हाँ, उस पे कलर जो है, हाँ, बिल्कुल डाली जाती है, बिल्कुल, है ना, कि वो बर्फ के गोले पे रंग बिरंगे चाशनी रहती है, रंग रहती है। और मेरे ख्याल से कोई कितना भी, हाँ, कोई कितना भी बड़ा हो, बर्फ के गोले के लिए वो बच्चा जैसा हो जाता है। और उस बर्फ के गोले की आपने क्या खास बात देखी है, वो बर्फ का गोला जो है दिखने में जितना कलरफुल और सुंदर लगता है, मेरे ख्याल से टेस्ट जो है उसका थोड़ा फीका लगता है। हाँ, क्यों लगता है, क्योंकि वहां पर, और बर्फ गोले की एक और खास बात है, आपको क्या जल्दी खाना होता है, हाँ, और जल्दी नहीं खाओगे तो क्या होगा, वो पिघल के जो है पानी यानी का बर्फ जो कि कैसा है, ठोस है, वह क्या हो रहा है, पिघल कर क्या हो रहा है, द्रव या तरल की अवस्था में परिवर्तित हो रहा है ना। और मान लीजिए कपड़ों पर कभी यदि, तो बर्फ क्या है, वह ठोस है, ठोस अवस्था में, और बर्फ गोले की क्या खास बात है, आपको पिघलने के पहले उसको खाना होगा, नहीं तो वो पूरा जो है वेस्ट हो जाएगा, हाँ ना। यानी बर्फ ठोस किस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव में परिवर्तित हो रहा है। मान लो खाते खाते यदि वो कपड़ों पे गिर गया तो कपड़े गीले हो गए, अब क्या होगा, यदि हम थोड़ी देर वैसे ही रहे तो आपने क्या देखा होगा कि धीरे धीरे वो जो गीलापन है वह कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो सूख जाता है। तो क्या हो रहा है, द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अर्थात क्या हो रहा है कि हम ठोस को द्रव में और द्रव को किस में, गैस में, गैसीय अवस्था में क्या कर सकते हैं, गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यानी पानी का सबसे पहले हमने बर्फ जमा लिया, और उस बर्फ को यदि हम उस अवस्था से, उस टेम्परेचर से वापस अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आते हैं तो वो द्रव रूप में आ गया है। और फिर उसके बाद में यदि हम उसको किसी ऐसी ज्यादा टेम्परेचर वाली अवस्था में लेकर के जाते हैं तो वहां पर वो गैसीय अवस्था में या गैस के रूप में जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो बिल्कुल इसे हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि यह बर्फ है, ठोस है, यदि हम इसे गर्म करें, है ना, यह जो संकेत है यह गर्म करने का है ना, तो ये किस में परिवर्तित हो गया, द्रवीय अवस्था, द्रवीय अवस्था, नॉर्मल अपने उसमें आ गया है। और फिर यदि, और हम इसको गर्म करें,
हाँ। तो ये यहाँ पर भाप के रूप में जो है परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से क्या हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है। जैसे हम ये इस एग्जांपल में देख पा रहे हाँ। हैं कि पानी के ही हम यहाँ 3 रूप देख रहे हैं। पानी यहाँ ठोस भी दिखाई दे रहा है, हमें द्रव अवस्था में भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर गैसीय अवस्था में भी हमें दिखाई दे रहा है। मतलब हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात ठोस को हम क्या कर सकते हैं? द्रव या तरल में परिवर्तित कर सकते हैं, और द्रव को हम किस में परिवर्तित कर सकते हैं? गैसी या गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक प्लेट रख देती हूँ और वो पूरी की पूरी भाप जो है इकट्ठी हो जाएगी, और फिर वो गैस से वापस किस में चेंज हो जाएगी? द्रव। हाँ, यानी अर्थात यहां पर केवल हम यहां से इधर नहीं जा सकते, बिल्कुल, हम वापस साथ भी में कर क्या सकते है, हैं। वापस भी आ सकते हैं। भाप जो है यहाँ पे पानी से जो वाष्प बन रही है उसको हम वापस द्रव में भी चेंज कर सकते हैं। और जब ये पानी वापस है, अब मुझे गर्मी हो रही है तो मैंने इस पानी को रख दिया है फ्रीजर में, और उसके जो है ठोस रूप में यानी बर्फ के रूप में भी ये क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। यानी यहाँ पे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन संभव है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि वह कौन से कारक है जिन कारकों के कारण हम ठोस को द्रव, द्रव को गैस, गैस को द्रव और द्रव को वापस ठोस में हम परिवर्तित कर सकते हैं।